नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। फैसले का स्वागत करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ठोस निर्णय ले रही है। एमएसपी में बढ़ोतरी से मध्य प्रदेश सहित देश भर के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य मिलने से खेती को लाभकारी बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं और फैसलों का लाभ मध्य प्रदेश के किसान भी पूरी तरह से प्राप्त कर सकेंगे। इससे कृषि क्षेत्र में नई ऊर्जा आएगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत किसानों के हित में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है। हर महीने किसानों के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। साथ ही किसान हितैषी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। किसानों को नई कृषि तकनीकों और उन्नत खेती के तरीकों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे आधुनिक खेती अपनाकर ज्यादा उत्पादन और बेहतर आय प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश श्री अन्न उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। ऐसे में एमएसपी बढ़ने से प्रदेश में रागी, मक्का, ज्वार और बाजरा उत्पादक किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी में वृद्धि से मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम प्राप्त होगा। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के किसानों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार भी लगातार योजनाएं चला रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि एमएसपी में यह बढ़ोतरी किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देगी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा पहले? तो मुख्यमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि हमें किसानों की आय को दोगुनी करना है और उनकी जो जिंदगी है, उनका जो जीवन है, उसको बेहतर बनाना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया। भारत सरकार भी कह रही है कि हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है। अब एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत सरकार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। और निश्चित तौर पर खरीफ की जो 14 फसलें बढ़ाई गई हैं उससे किसानों को लाभ मिलेगा। ये जो है संभावना अब जताई जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो फसलों के दाम बढ़ेंगे एमएसपी पर, उनकी जब खरीद की जाएगी तो बढ़े हुए दामों के साथ किसानों को निश्चित तौर पर फायदा ही होगा। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मोहनलाल मोदी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही प्रांत उपाध्यक्ष किसान संघ कुलदीप सिंह भदौरिया जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में दर्शन सिंह जी से करूंगा। दर्शन जी, भारत सरकार ने जो एमएसपी बढ़ाई है, क्या ये किसानों का जीवन बदलने के लिए पर्याप्त है या इसको और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था? चलिए, दर्शन जी से संपर्क नहीं हो पा रहे। कुलदीप जी, सवाल यही है। देखिए अभिजीत जी, वैसे तो केंद्र सरकार के द्वारा जो एमएसपी बढ़ाई गई है, भारतीय किसान संघ उसका स्वागत करता है। लेकिन वास्तविक बात यह भी है कि भारतीय किसान संघ का अपना ये सोचना है कि वो कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के पक्ष में अपनी अवधारणा को नहीं रखता है। भारतीय किसान संघ हमेशा लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की बात करता है। और लागत कैसे निकाली जाए, किसान संगठनों के साथ सरकार बैठे, साथ में जो है ना उसके जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उन वहाँ के कृषि वैज्ञानिक बैठे और सारे लोग मिल करके जब वो अपनी लागत निकालेंगे उसकी फसल पे, उसके बाद हम ये कहते हैं कि उसके बाद 25% लाभांश दे करके सरकार को एमएसपी घोषित करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि एमएसपी घोषित कर देने अकेले से कुछ नहीं होने वाला है। पिछले वर्ष मक्का और बाजरा को लेकर के हम देख चुके हैं कि एमएसपी हमारी के कुछ थी और वास्तव में बाजार में रेट उसका क्या था,
जब तक एमएसपी पर खरीदी सरकार सुनिश्चित नहीं करती है, सरकार उसकी गारंटी नहीं देती है, तब तक किसानों को उसका विशेष फायदा नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात, अभिजीत जी, मैं यहाँ पर ये और कह दूं कि कुछ फसलों के मैं दाम देख रहा था, ठीक से बढ़े हैं एमएसपी उनकी, लेकिन कुछ फसलें जो मुख्य फसलें हैं, धान को ले लीजिए आप, मक्का को ले लीजिए, मूंग को ले लीजिए, ये प्रमुख फसलें हैं मध्य प्रदेश की। धान में 72 रुपए की वृद्धि प्रति क्विंटल हुई है, और मक्का में तो 10 रुपए और मूंग में 12 रुपए की। तो ये 10 रुपए 12 रुपए आखिर बढ़ाने की आवश्यकता क्या थी? इससे किसान की आर्थिक स्थिति पे आखिर क्या फर्क पड़ने वाला है? कि मान लीजिए कोई ऐसा किसान है नहीं, मध्य प्रदेश में बहुत कम किसान ऐसे हैं जिनके पास 100 कुंटल गेहूं, धान, अरहर या मूंग पैदा होती होगी। अगर उसको 1000 रुपए ज्यादा भी मिल जाएंगे तो उसकी आर्थिक स्थिति में क्या वृद्धि होने वाली है? तो इससे वैसे ही उसको छोड़ दिया जाता। तो ये तो कभी कभी ये भी लगता है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसान को चढ़ाया और जा रहा है कि हमने 10 रुपए आपको बढ़ा दिया। बाकी अभिजीत जी, नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमें किसानों का जो जीवन है वो सुधारना है। और अगर आपने जिन फसलों का नाम लिया, लेकिन अगर उसके अलावा हम दूसरी फसलों पर जाएं, हम तिल पर जाएं तो करीब 500 रुपए बढ़ाए गए हैं, हम सूरजमुखी और कपास पर जाएं तो उसमें 500 से 600 तक की वृद्धि हुई है। हाँ अभिजीत जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, भारतीय किसान संघ का भी स्पष्ट ये मानना है कि जब तक खरीदी की गारंटी नहीं दी जाएगी, कि यानी कि मंडी में बिके, बाहर बाजार में बिके या सरकार उसको खरीदे, जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी न होने की गारंटी, यानी कि उससे ऊपर खरीदी की गारंटी होना चाहिए, न्यूनतम इतना तो मिलना चाहिए, तब तक कोई फायदा नहीं है इसका। क्योंकि बाजरा में, यानी कि मक्का में, ये किसान सारा की जब भी कुछ फसल आए और वो जहां पर भी बेचना चाहे उसको एमएसपी से नीचे दाम ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल, ये जब तक नहीं होगा तब तक एमएसपी का कोई विशेष लाभ किसानों को प्राप्त नहीं होगा। क्या कहेंगे मोहनलाल जी? बिल्कुल, कुलजीत जी की अधिकांश बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन पेच इसमें एक यही है कि योजना का नाम ही समर्थन मूल्य है, न्यूनतम समर्थन। इसमें गारंटी शब्द का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं है। और जब गारंटी शब्द का इस्तेमाल होगा तब कहीं जाके सरकार बाध्य होती है कि हाँ, हमें न्यूनतम पर ही बोली स्टार्ट करना है। भाई उसमें जो डाक लगाने वाला जो भी कर्मचारी मंडी का होगा, वो डाक शुरू ही एमएसपी से ही करेगा। फिर कभी इसका ये एमएसपी है और इससे शुरुआत की जाती है। लेकिन किसानों की तो मांग यही है ना मोहनलाल जी, किसान तो लंबे समय से यही मांग कर रहे हैं कि भाई हमें गारंटी दी जाए, क्योंकि हमारी फसल हो गई, हमने उत्पादन कर लिया, लेकिन अब आपने एमएसपी भी बढ़ा दी, लेकिन अब वो हम फसल बेच ही नहीं पा रहे उस दाम पर। नहीं तो बात वही आ रही है ना कि दरअसल देखिए, जहां तक किसान संघ की बात आती है तो मैं भली भांति वाकिफ हूँ संगठन से, राष्ट्रीय स्तर का एक राष्ट्रवादी संगठन है। तो इस किसान संघ ने भी जब 3 कानून, कृषि कानून आए थे, उसकी जब स्टडी की गई तो ये उसका ही एक था कि हमारा किसान बिचौलियों से बच जाए, वो अपनी फसल को अपने खेत में खड़े होके अपने रेट पर खरीदने वाले को बेच पाए। लेकिन एक टोलिया जो वर्ग है जो अरबों रुपया कमाता है, किसानों की मजबूरी का लाभ उठाकर एक प्रायोजित आंदोलन खड़ा हुआ, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये कि अधिकांश पंजाब और हरियाणा के किसान उसमें शामिल थे। हालांकि और मध्य प्रदेश में बरगलाने का प्रयास हुआ, लेकिन समझदार किसान है हमारे मध्य प्रदेश का, और जो संगठन है मैं उनको भी इस बात की बधाई दूंगा। वो जनता की भावनाओं को, सरकार की भावनाओं को, किसान की जरूरतों को एक समन्वय बिठाने में सफल रहा। यही कारण है कि हम काफी हद तक आज उसी पैटर्न पर जा रहे हैं। आप एमएसपी पर जाएंगे तो आप देखिए धीरे धीरे हम उसी पैटर्न पर जा रहे हैं कि किसान का लाभ बने। हाँ, ये कुलदीप जी की मांग अच्छी है और ये पक्ष बिल्कुल सामने आना चाहिए था। सरकार जब कोई लागत तय करे तो किसानों को बिठाए, किसानों की जनप्रतिनिधियों या उनके डेलीगेट से उनको बुला के वही तो बता पाएंगे खाद कितनी लगाई हमने, प्रति एकड़ कितना पानी दिया, सिंचाई में कितना खर्चा हुआ, तो श्रम साधन कितने लगे, लागत पे फिर यदि फायदा आता है। तो ये नहीं कह रहा, सरकार ठीक पैटर्न पर जा रही है। हाँ, हमें किसान को फायदे में लाना है, कुलदीप जी की मांगों को शामिल कर लिया जाए, उस पर अमल हो, गति थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, मोहनलाल जी की बात को ये मैं आगे बढ़ाऊंगा। कुलदीप जी देखिए, लगातार अब सरकार जो है वो रिव्यू कर रही है एमएसपी का, और जहां लगता है कि एमएसपी में बढ़ोतरी की जानी चाहिए तो वहां पर बढ़ोतरी भी की जा रही है। तो क्या ये नहीं कहा जा सकता कि अब सरकार ने शुरुआत कर दी है किसानों के हित के लिए और धीरे धीरे वो गारंटी वाले फेज में भी सरकार आने वाली है?
देखिए अभिजीत जी, मेरा तो स्पष्ट ये मानना है, भारतीय किसान संघ का स्पष्ट रूप से ये मानना है कि जिस गति से सरकारें एमएसपी को बढ़ा रही हैं वो गति सही मायने में पर्याप्त नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण अभी दे दूं। मैं पढ़ रहा था कि 58% से कर्मचारियों का डीए 60% कर दिया गया। अगर किसी कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी हम 50,000 रुपए भी मान लें तो उसके वेतन में 1,000 रुपए प्रति माह की वृद्धि हो गई, यानी कि वर्ष में उसको 12,000 रुपए अधिक मिलने वाले हैं। और हमारे किसान को क्या मिल रहा है? यानी कि गति हमारी बहुत धीमी है। तेजी से फसलों के दाम बढ़ना चाहिए। यदि अगर वास्तव में किसान को समृद्ध बनाना है, गांव को संपन्न बनाना है, देश को विकास के बहुत ऊंचे प्रगति पथ पर ले जाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, तो गांवों को छोड़ करके हम नहीं चल सकते हैं। यदि सरकारें गांवों को छोड़ देंगी, गांवों को उसी स्थिति में थोड़ा थोड़ा, इससे कुछ भी नहीं होता, कोई विशेष स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जितना इसमें परिवर्तन है उससे ज्यादा तो बीच में अकेले चला जाता है। खाद की आप बात चीज छोड़ दीजिए, आप सिंचाई की छोड़ दीजिए, आप मजदूरी का छोड़ दीजिए, सारे काम आप जी छोड़ दीजिए। केवल और केवल जितना ये लागत एमएसपी बढ़ाई जाती है और किसान के पास अतिरिक्त पैसा आता है, उससे अधिक केवल बीजों के दाम प्रतिवर्ष बढ़ जाते हैं। तो केवल एक खर्चे की पूर्ति हो पाती, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो पाता है। तो मेरा कहना स्पष्ट ये है कि सरकारों को ज्यादा अधिक समृद्ध किसानों को करना है तो उनको लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की तरफ ले जाना पड़ेगा। और जब तक उसकी तरफ नहीं बढ़ते हैं तब तक ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान होगा, यानी कि कोई विशेष वृद्धि उसमें होने वाली नहीं है। उसकी किसान की आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी वृद्धि होगी, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो अपनी जिंदगी उसी तरह से ढर्रे पे काटता रहता है। जी अभी मोहनलाल जी, आखिर क्या किया जाना चाहिए ताकि किसानों की स्थिति सुधर सके? और जहां पहले जो कृषि प्रधान हमारा देश रहा है, आज भी हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है, देश में बहुतायत में हम कृषि करते हैं, लेकिन किसान की जो मजबूत स्थिति होनी चाहिए थी वो पुनः वापस आ सके, उसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, इसमें एक चीज और भी है कि शासन का संकल्प स्पष्ट है कि किसान की आय बढ़ना चाहिए और वो दोगुनी हो जाए, उसका टारगेट है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि किसान थोड़ा सा यदि अपना व्यापक दृष्टिकोण अपनाए तो कहना चाहिए एक पहल किसान की ओर से भी मुझे संभावित दिखाई देती है। जैसे इसमें कुक्कुट पालन है, कृषि संबंधित इसको जोड़ा गया है, या इस तरह के अन्य क्षेत्र हैं जो हम किसानी के साथ में कर सकते हैं। जैसे दूध डेयरी का उत्पादन है, गाय से दूध उत्पादन है, इस तरह की चीजें जो खेती से जुड़ी हुई है। कई लोगों ने बायोगैस प्लांट लगाए हुए हैं, इसके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। कुल मिला हमको कृषि उत्पादन वहां तक सीमित नहीं रहना है। अब कृषि में से हमें और रास्ते निकालने पड़ेंगे, और यदि और रास्ते निकलेंगे तो हम सरकार के संकल्प को मूर्त रूप दे पाएंगे। क्योंकि आप एक या दो फसल भाई खरीद, और अभी 2 फसल में आप क्या कमा पाएंगे? क्योंकि वाकई में किसान जो 24 घंटे का श्रमिक है, उसके मुकाबले हम अगर कहें कि हमने उसको बहुत दे दिया है तो हम कितना भी दे दें, हम ऋण उससे नहीं हो सकते। लेकिन किसान को कुछ वैकल्पिक आय के जरिए ढूंढने पड़ेंगे, और उसमें सरकार भी उतना लेके चूंकि आई रही है, तो हमें गाय पालन की ओर, अच्छा मोहनलाल जी, देखिए कई सारे मेरी बात हुई कई किसानों से भी, और कुलदीप जी ने भी उस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हमें सरकार की मंशा पर कोई संशय नहीं है, लेकिन जिस गति से किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं उसमें और तेजी आनी चाहिए। क्या लगता है आपको? नहीं तो अब देखिए, शासन के बहुत सारे कहना चाहिए मोर्चों पर शासन को लोहा लेना होता है। जैसे उन्होंने भी कहा कि डीए पड़ गया कर्मचारियों का, निसंदेह जब ये तुलना होती है तो फिर दुख होता है कि एक व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, मौसम को नहीं देख रहा, मौसम से जूझ रहा है, कभी कभी तबाह भी हो जाता है, उसके लिए हम बहुत कम कर पा रहे हैं। एक और जो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हुए, उनकी वेतन वृद्धियां, उनके डीए बढ़ रहे हैं, तो निसंदेह सरकार को इस बारे में आकलन करने की आवश्यकता है। फिर भी मैं एक बार और कहूंगा, किसान को भी वैकल्पिक आय के स्रोत तलाशने की आवश्यकता है। आखिर एक नारा भी है शायद, राष्ट्रहित में करेंगे काम के लेंगे पूरे धाम। और राष्ट्रहित में किसान संघ बिल्कुल राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र निर्माण की ओर अग्रसर है, हमेशा रहा है। लेकिन जो नेता मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं एक पत्रकार होने के नाते उनके माध्यम से ठीक मंच पर आवाज पहुंचाने में सफल रहूंगा। वो यही है, किसान को वैकल्पिक आय के साधन भी तलाशने चाहिए, ताकि वो एक कदम से कदम ताल कर पाए सरकार के साथ में। शायद हम जल्दी उसमें संकल्प सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। ठीक है कुलदीप जी, देखिए किसान जो है अन्नदाता है,
हमारी थालियों तक जो भोजन आता है वो किसान की मेहनत के पसीने से आता है। रात भर वो जो ठंड में जब पानी लगाता है फसलों में, अपनी फसलों को बचाता है, जानवरों से उसकी रक्षा करता है, तब जाकर के कहीं हमारी थालियों में भोजन पहुंच पाता है। तो जब वो हमारे थालियों तक अन्न पहुंचाता है, इतनी कड़ी मेहनत कर सकता है, इतना दृढ़ संकल्पी, दृढ़ निश्चयी किसान होता है, तो क्या वैकल्पिक मार्ग अपना करके अपनी आय वृद्धि में किसान खुद से शुरुआत नहीं कर सकता है? बिल्कुल अभिजीत जी, अभी सम्मानित पत्रकार बंधु हमारे कह रहे थे कि डेयरी पालन की तरफ बढ़ना चाहिए। वास्तव में सही बात तो यह है कि उसके किसान के परिवार का जो खर्च चल रहा है वो केवल और केवल पशुपालन के कारण से ही चल रहा है। लेकिन यहाँ भी अभिजीत जी एक बहुत बड़ा पेच है, और पेच ये है कि जैसे ही उत्पादन दूध का बहुत अधिक बढ़ता है तो तुरंत उसके जो मूल्य होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। समस्या सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादन में नहीं है। किसान मेहनत करके खेती में भी मेहनत करता है, पशुपालन में भी मेहनत करके दुग्ध उत्पादन करना चाहता है बहुत बड़ा, लेकिन जो नकली दूध का रैकेट है उसकी तरफ भी ध्यान देने की सरकारों को आवश्यकता है। जब तक ये नकली दूध का उत्पादन बंद नहीं किया जाएगा, जब तक उन माफियाओं को सजा नहीं मिलेगी, तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कभी भी उस किसान के उत्पादित असली जो दूध है उसका ठीक से रेट उसको नहीं मिल पाता है। इसलिए ये धंधा कर रहा है किसान। कोई किसान ऐसा नहीं है जिसके पास 2 गाय 2 भैंस नहीं है, वो उसी से अपने जीवन का निर्वाह कर रहा है। बाकी तो जो फसल पैदा कर रहा है उससे तो साल भर भोजन का प्रबंध उसके हो पाता है। बाकी उम्मीद करेंगे वो पूंजी निर्माण कर लेता, नहीं कर पाता। आप पशुपालन का जिक्र कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ा सा पहले चला जाऊं तो पहले गांवों में हर घर में पशु हुआ करते थे, गाय हुआ करती थी, भैंस हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। जो किसान भी है वे भी दूध खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं डेयरी पर, या किसी दूसरे व्यक्ति से दूध मंगाते हैं। नहीं अभिजीत जी, इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं। अभी भी लगभग गांव में रहने वाला 95% किसान आज भी गाय और भैंस का पालन कर रहा है। केवल 5% किसान ऐसा हो गया है जो किसी कारण से असाध्य है, उसकी कोई मजबूरियां हैं, अन्यथा की स्थिति में दूध कोई भी नहीं खरीदता है। केवल दूध खरीदने के लिए किसान जाता है तो गर्मियों के मौसम में जब उसके घर में दूध नहीं होता है तब वो दूध लेता है, अन्यथा की स्थिति में कभी भी दूध खरीदने का कार्य नहीं करता है। हाँ, कुछ लोगों की मैंने बताया कि असाध्य बीमारियां हैं, वो पशुपालन नहीं कर सकते हैं, अक्षम नहीं है, या उनके बच्चे नहीं है, या बाहर बच्चे रहते हैं सर्विस वगैरह में, या कोई अन्य काम करते हैं, वो यहाँ अकेले हैं, वृद्ध हैं। ऐसी स्थिति में ही लोग पशुपालन नहीं कर रहे। अन्यथा की स्थिति में सारे लोग कम से कम 1 गाय या 1 भैंस तो रखते ही हैं ताकि घर का दूध तो हो। कारण उसका यह है कि अगर वो सब्जी दिन में नहीं बना पाता है तो दूध के साथ में रोटी मिला करके खा ले, ये उसका मूल उद्देश्य है। बेचने का उद्देश्य कम होता है, लेकिन कम से कम खाना उसका पेट भर जाए इसका उद्देश्य रहता है। तो मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं। हाँ, 5% किसान ऐसे हो सकते हैं जो पशुपालन का कार्य नहीं कर रहे हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां। अच्छा, मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया, मैं थोड़ा सा क्लियर भी कर दूं। देखिए, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, मेरी भी किसानी पृष्ठभूमि रही है। तो जब मैं अपने गांव जाया करता था तो वहां पर सभी के, जब मैं बाहर निकलता था घर से तो देखता था कि सभी लोग अपने गाय भैंस को लेकर के अपने खेतों पर जा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ी सी तस्वीर बदली हुई नजर आती है। अब एक दूध वाला आता है कैन लेकर के और पूरे गांव के मोहल्ले के लोग वहां पर मजमा लगा लेते हैं, सभी के हाथों में अपने अपने पतीले रहते हैं, वो दूध लेने खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया है। हो सकता है कुछ गांव की स्थिति ऐसी हो, वहां के लोगों को सरकारी नौकरी में या बाहर की नौकरियों में ज्यादा लोग हों तो वहां काम करने वाले पुरुष न हो। अन्यथा की स्थिति में मैंने जितना देखा है, हाँ, कुछ गांव की व्यवस्था ऐसी हो सकती है निश्चित रूप से जहां पर सर्विस करने वाले बाहर लोग रहते हैं, तो युवा वर्ग नहीं है, वहां पे केवल वृद्ध पुरुष रहते हैं या केवल महिलाएं अकेली रहती हैं, तो उन गाँव की स्थितियां तो ऐसी हो सकती है जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी अन्यथा की स्थिति में अपन कहें तो मध्य प्रदेश के नहीं, देश के 90% गाँवों में कम से कम स्थितियां यही है ना कि हर व्यक्ति पशुपालन करता है। हाँ अभिजीत जी, इसमें मैं एक बात जरूर कह दूं कि जब से संयुक्त परिवार हमारे टूटे हैं उसके बाद से पशुपालन की संख्या में कमी अवश्य आई है। बिल्कुल, मुझे ध्यान है, मैं बचपन में अपने घर में संयुक्त परिवार हुआ करता था तो करीबन 20 गाय भैंस बैल सब मिलाकर के 20 पशु रहा करते थे। आज की स्थिति में ये है कि सही बात तो ये है ना कि मुश्किल से 2 3 4 रह पाते हैं, बल्कि एक नहीं बल्कि एक एक करके सारे परिवार को मिला लेते हैं, तब 3 4 5 की संख्या हो पाती है। एक भैंस या एक गाय से काम चलाना पड़ता है। ये इस बात से आपकी सहमत हूँ। तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उस समय बंटवारा हुआ करता था, कौन खेती का काम देखेगा, कौन पशुपालन का काम देखेगा, कौन बाहर रिश्तेदारी वगैरह में नातेदारी में
जाएगा, तो वो कौन व्यवहार में जाएगा ना, ये सारी बातें निश्चित हुआ करती थी, उसी के अनुसार निर्णय हुआ करते थे। लेकिन आज चूंकि संयुक्त परिवार टूट गए हैं, तो व्यक्तिगत रूप से मेरी जिम्मेदारी, मेरे परिवार की जिम्मेदारी केवल मेरे ऊपर है, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। तो उस स्थिति में आकर के जो पशुपालन का पहले रूप हुआ करता था, वो पशुपालन की स्थिति में निश्चित रूप से गिरावट आई है। ठीक है, तो मतलब आप ये मानेंगे कि कहेंगे कि अगर पशुपालन की ओर और ज्यादा थोड़ा सा ध्यान किसान देते हैं तो उनकी जो स्थिति है वो सुधरती हुई नजर आएगी? नहीं, जब तक मैंने एक अभी मुद्दा उठाया कि जब तक नकली दूध को बनने से नहीं रोका जाएगा, ठीक है, तब ठीक है। तक पशुपालन से मैं वो आऊंगा अपना मैं आऊंगा आपके पास। व्यक्तिगत हमारे साथ नर्मदापुरम सांसद दर्शन सिंह चौधरी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है दर्शन जी। दर्शन जी, एमएसपी के रेट बढ़ाए गए हैं, किसानों का कहना है कि रेट बढ़ा दिए जाते हैं लेकिन उसकी खरीद की गारंटी कौन लेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और हमारी सरकार का जो निरंतर किसान के विकास में लगी है। और इस बार भी जैसे समय से पूर्व, पहले समय के बाद होता था, अब समय के पूर्व एमएसपी के रेट पहले ही बढ़ा के और किसानों को गारंटी दी जाती। और खरीदी की जहां तक बात है, तो आप जब पूरा इतिहास देखेंगे, 50 साल तक उन्होंने राज किया विपक्षियों ने, तो उस समय की स्थिति और वर्तमान स्थिति में हम अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जीन्स की मांग से और किसानों की सुविधा अनुसार उनकी खरीदी करते ही हैं और कर रहे हैं। इसमें हमारे मध्य प्रदेश में यदि हम देखें तो अभी गेहूं की तुलाई पूरे देश में सर्वाधिक मात्रा में खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके साथ साथ चना मसूर ये खरीद करती है, धान की खरीदी करती है, मूंग एक अतिरिक्त ऐसी फसल है जिससे किसानों को गर्मी के समय में पैदा करता है, ये जायद फसल है एक तरह। लेकिन विधान में भी परिवर्तन करके ये खरीदने का काम किसी ने किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बिल्कुल, मूंग की खरीदी कर रहे हैं। मोदी जी के जो एमएसपी बढ़ाए गए वो 12 रुपए बढ़ाए गए हैं, मक्का पर करीब 10 रुपए बढ़ाया गया है। किसानों का कितना हित होगा इससे? कितने किसानों की आर्थिक स्थिति बदलेगी इससे? देखिए, जो पहले के दामों में अब के दामों में समय समय पर हर बार बढ़ोतरी हुई है, आगे भी होती रहेगी। हमारी जो किसानों को गारंटी है कि उनको उनके फसल का उचित दाम मिलना चाहिए और उस और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और कदम भी उसी ओर रखे जा रहे हैं। और किसानों को कहीं ना कहीं उनका जीवन सुरक्षा के लिए, और उसमें भी बड़ी बात कि किसानों की लागत कम हो, उसका उत्पादन बढ़े और उनको मूल्य की गारंटी है। जब कोई प्राकृतिक आपदा है तो प्राकृतिक आपदा में उनको सुविधा मिल सके, सरकार रियायत दे, इसके लिए लगातार हमारी सरकार प्रयासरत है और वो करती रहेगी। आगे भी सरकार ने जो कदम अन्य फसलों के लिए, चाहे वो श्री अन्न हो या मोटे अनाज हो, जिससे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, प्राकृतिक खेती की दृष्टि से भी और खेती को लंबी दूरी तक, क्योंकि जो हम एक कहावत है उसको चरितार्थ करने का काम कि किसी देश का विकास यदि लगातार लंबे समय के लिए करना है तो अच्छी खेती को बढ़ावा देना होगा। और इसके लिए माननीय मोदी जी ने जो श्री अन्न को बढ़ावा दिया, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। बजट में भी अतिरिक्त प्रावधान करने का काम इसमें या किसान भाई भी लगातार अच्छी मेहनत करके अच्छी पैदावार भी कर रहे हैं। और अब किसान दिन प्रतिदिन न केवल अब खेती केवल इसके लिए नहीं, ऐसी खेती भी हो रही जो व्यवसायिक हो। उस ओर भी हमारे किसान, में आज एक गांव में गया था, अभी वहीं से लौट रहा हूं, तो कुछ ऐसे किसान जो नई जिसको हम कहते बहुआयामी या इस प्रकार से कि एक फसल को दूसरी फसल का परिवर्तन किया जाए, तो ऐसी फसलें भी अब पैदा करने लगे हैं जिससे किसानों को अब धीरे धीरे लाभ बढ़ रहा है और किसान की माली हालत सुधर रही है। देखिए दर्शन जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया, इन बातों का जिक्र तमाम जो किसान संगठन के लोग हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं, वे भी करते हैं और सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी करते हैं। कहते हैं कि सरकार की मंशा पर हमें कोई संशय नहीं है, सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। लेकिन अक्सर भी ये मांग उठाते हैं, कहते हैं कि हमारी जो एमएसपी पर जो फसल के दाम तय कर दिए जाते हैं, पहले तो उसकी गारंटी मिल जाए कि अगर हम कहीं पर भी बेचे तो उसी दाम पर हमारा जो फसल है उसको खरीद लिया जाए, और उससे यदि नीचे कोई खरीदता है तो फिर उस पर सरकार संज्ञान ले। नहीं, जो किसान संगठन जो भी सुझाव रखते हैं उनके सुझाव
स्वागत योग्य रहते हैं और उचित माध्यम पर, उचित पटल पर उनको हल करने का काम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। देश की कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बहुत संवेदनशील हैं। हमारी मध्य प्रदेश में या देश में जहां जहां भी हमारी एनडीए नीति सरकार है, उन सरकारों के संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री और पूरा शासन उस व्यवस्था में लगा हुआ है, जहां किसान को इस प्रकार के अतिरिक्त देने का काम हमारे मध्य प्रदेश में मैं पुनः मुख्यमंत्री जी का और सरकार का धन्यवाद इस रूप में करूंगा कि सोयाबीन पर भावांतर देने का काम हुआ है। और भावांतर भी विरोधियों ने तो बहुत उपहास उड़ाने का काम किया था उस समय, लेकिन भावांतर 1,500 रुपए, 1,800 रुपए, 1,500 रुपए, 1,200 समय समय पर जिस महीने जिस सप्ताह जैसा रेट तय हुआ पाक्षिक, उस हिसाब से वो भावांतर निकाल के किसानों को न्याय देने का काम किया है। आपके माध्यम से भी जहां ऐसी खबर आती है कि कुछ जिस प्रकार की, क्योंकि हम कपास के कृषकों के लिए अलग है, गन्ना के कृषकों के लिए अलग व्यवस्था है, गेहूं या अन्य अनेक फसलों के लिए अलग है, या हमारी खरीफ और रबी के लिए अलग, इस प्रकार की हर प्रकार की सहायता देने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है और आगे प्रयास भी जारी है। और किसान जो लगातार, अब देखते हैं आप भी, पहले का गांव और आज का गांव दोनों में अंतर हमको समझ में आता है। धीरे धीरे और अच्छी हालत किसान की होगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का संकल्प है वो किसानों के रास्ते से ही होकर निकल कर जाता है और उसको हम पूरा करने में सफल होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर किसानों को बड़ी आशा है आपसे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारत सरकार से, प्रदेश की सरकार से, और हम भी आशा करते हैं कि उनकी जो आशाएं हैं, आकांक्षा है, उनकी पूर्ति हो और किसानों की आय सुधरे, ताकि वे भी जो मध्य प्रदेश का, देश का जो विकास का पहिया है उसमें सहभागिता निभा सके और उस रफ्तार को और ज्यादा बढ़ा सके। देखिए, समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने आभार जताया है। भारत सरकार का एमएसपी, खरीफ की फसल की एमएसपी बढ़ाई गई है, 14 फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई है और सरकार की मंशा है कि जो किसान है देश के, प्रदेश के, उनकी जो आय है वो दोगुनी हो सके, उनका जो जीवन स्तर है उसको सुधारा जा सके और तमाम सारी सहूलियतें उन्हें दी जा सके, चाहे कई योजनाएं चलाने के माध्यम से या उनकी फसलों के दाम बढ़ाने के माध्यम से। तो भारत सरकार ने 14 फसलों पर, खरीफ की फसलों पर दाम बढ़ाए हैं और इससे किसानों के जीवन को सुधारने की कवायद कहा जा रहा है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।